नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा ये यूट्यूब पर मेरा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन या मध्य प्रदेश विषय से संबंधित पहला लेक्चर है। और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तो काफ़ी पढ़ाया है, चीज़ें की है, लेकिन ऑनलाइन में मेरा ये मध्य प्रदेश पढ़ाने का पहला अनुभव है। तो आप सभी विद्यार्थियों का मैं धर्मवीर बिश्नोई विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से मेरे से परिचित होंगे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश सामान्य प्रबंधन और अन्य पॉलिटी की बुक, मध्य प्रदेश के सामान्य जो राज्य व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है और भारतीय राज्य व्यवस्था की जैसी कई बुक मेरी प्रकाशित हो चुकी है। आप एग्जाम पीडिया पब्लिकेशन से परिचित होंगे। तो आज हम लोग आपसे मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, विनायक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्य प्रदेश के गठन एवं निर्माण या मध्य प्रदेश का पूरा जो सिलेबस है एमपीएसआई का, उसको पूरा कराने की जिम्मेदारी मुझे प्राप्त हुई है। तो मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों का समर्थन मुझे प्राप्त होगा और सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे। और अगर कोई चीज़ें आपको लगता है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। आपका कोई सुझाव रहे तो वो भी आमंत्रित है। तो हम चर्चा हमारे मध्य प्रदेश के ये जो लेक्चर है, इसके पहले लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मेरा जो मध्य प्रदेश के शुरुआत करने का तरीका होता है, जो पढ़ाने का तरीका होता है, वो मैं मध्य प्रदेश गान, जो हमारे मध्य प्रदेश गान श्री महेश महेश श्रीवास्तव श्रीवास्तव जी ने जो लिखा है मध्य प्रदेश गान, और इसको मध्य प्रदेश सरकार ने अपनाया है, उससे हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या कभी कोई चीज़ें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। कई विद्यार्थी अकेले रहते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कभी लगे तो आप, कई विद्यार्थी भजन सुन लेते हैं, कई विद्यार्थी कोई बॉलीवुड का सॉन्ग सुन लेते हैं या कुछ देख लेते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है, अगर आपको ऐसा डिमोटिवेशन लगे तो एक बार आप मध्य प्रदेश गान को ज़रूर सुनिएगा। आप में एनर्जी आ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगी। ठीक है। तो हम आज हमारी मध्य प्रदेश के लेक्चर की ये सीरीज़ में पहला लेक्चर की शुरुआत हम मध्य प्रदेश गान से करेंगे और आप लोग जुड़े रहेंगे। हम देखते हैं मध्य प्रदेश गान के क्या बोल है, क्या चीज़ें हैं। तो इसके सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली लाइन है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए कहाँ बात हुई, जहाँ भी बात आती है माँ की बात आती है। तो हमारे यहाँ पे भी मध्य प्रदेश गान में सबसे पहले मध्य प्रदेश को माँ की गोद की संज्ञा दी गई है, पिता का आश्रय की संज्ञा दी गई है। आप, हम सभी विद्यार्थी जीवन में घर से दूर रहते हैं, माता जी हमारे पिताजी से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, तो कई बार हमें याद आती है। इस प्रकार हमारे जो मध्य प्रदेश गान के लेखक हैं, उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि माँ हमारी सर्वोपरि है। भारतीय संस्कृति में माँ और जो स्त्री हैं, उनको बहुत उच्च दर्जे पे स्थान दिया गया है। आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखेंगे तो जो वैदिक काल है, उसमें भी जो स्त्री की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। बाद में मध्यकाल में आक्रांताओं का शासन आया, चीज़ें आई, वहाँ पे स्थिति कमज़ोर हुई। लेकिन आज भी हम देखेंगे तो स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है, चीज़ें हैं और महिला सशक्त हो रही हैं। तो हम
यहाँ पे देख रहे थे मध्य प्रदेश गान। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे चीज़ें। आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछ ले आपकी से कि मध्य प्रदेश के कौन सी नदी का वर्णन मध्य प्रदेश गान में किया गया है, इनमें से कौन सी नदियों का वर्णन मध्य प्रदेश गान में नहीं किया गया है, कौन से पर्वत का किया गया है, कौन से स्थान का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग आगे जुड़े रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। तो आगे देखते हैं, सुख का दाती सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल, विंध्याचल पर्वत सा भाल, नर्मदा सा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन, धन संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंजित मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी की यहाँ पे बात की गई है, जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश टोटल ये नर्मदा 13-12 किलोमीटर है, जिसमें से एमपी में 1070 किलोमीटर प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये हमने शुरुआत की जो मध्य प्रदेश गान का जो पेरा था उसको हमने देखा, उसको समझा, उसके जो बोल है उनको देखा है। आगे हम देखते हैं, सुख का दाती, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ के गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। अब आगे विद्यार्थियों आप देखना, इसमें अगला पेरा में क्या लिखा है। चंबल, चंबल की कलकल से गुंचित कथा, तान बलिदान की खजुराहो में कला, कथा कला की, चित्रकूट में राम की। अब यहाँ पे देखिए कौन सी नदी आई है, दूसरी चंबल। ठीक है, चंबल नदी। ठीक है, दूसरी कौन सी नदी आई है, चंबल। ठीक है, पहले कौन सी आई थी, नर्मदा, दूसरी आ गई चंबल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगला जो हमारा विश्व विरासत स्थल है। आज हमारा विश्व विरासत दिवस भी है, आज विश्व विरासत दिवस है ना, विश्व विरासत दिवस आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो विश्व विरासत स्थल है जो हमारा कौन सा, खजुराहो। इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, इसको आप किस वर्ष शामिल किया गया, इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो खजुराहो की कथा, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे मैं बता दूं, मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी चित्रकूट है ना। अब आगे आता है इसमें, भीम बेटिका आदि कला पर पत्थर का अभिषेक है। ये भीम बेटिका के गुफा के बारे में आपने देखा होगा, ये भी विश्व विरासत स्थल है और वर्ष 2003 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। कब, 2003 में। ठीक है, तो यहाँ इसमें यही बोला है कि भीम बेटिका आदि कला पर पत्थर का अभिषेक है अमृतकुट अमरकंटक में, ऐसा मेरा मध्य प्रदेश है। अमृतकुट अमरकंटक में है और नर्मदा जो नदी है, माँ नर्मदा का उद्गम अमृत कुंड से होता है ना, ऐसा मध्य प्रदेश से। आगे आता है, छिप्रा में अमृत घाट झलका है ना, छिप्रा में अमृत घाट झलका। जो अमृत आप देख रहे होंगे, जो अमृत की बूंदे जहाँ जहाँ पे जो गिरी थी वहाँ पे है ना हमारा कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो हमारे जो अमृत घट कहाँ झलका था, शिप्रा नदी में। तो नर्मदा के बाद में, चंबल के बाद में कौन सी नदी की चर्चा हुई है, शिप्रा नदी की। तो है ना, कृष्ण को ज्ञान यहाँ, कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। महाकाल मंदिर है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का ये मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये हमने मध्य प्रदेश गान थे देखा, मध्य प्रदेश को समझा। आप
अगर संविधान पढ़ेंगे, भारतीय संविधान पढ़ेंगे, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, अगर आपने उसको अच्छे से समझ ली, उसके शब्दांश जो लिखे हुए हैं उसमें, उनको अगर आपने जान लिया, तो आपका आधा संविधान का ज्ञान तो वहीं से चीज़ें, आपको आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे, आप शब्दावली पढ़ेंगे, समाजवाद पढ़ेंगे, पंथ निरपेक्ष पढ़ेंगे, धर्म निरपेक्ष पढ़ेंगे, वो वहाँ पे समझ में आ जाएंगे, समता क्या है, ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश गान से हमारे मध्य प्रदेश की जो पढ़ाने की शैली है, चीज़ें हैं, पढ़ाने का शुरुआत है, उसको हमने यहाँ से किया है। चलो अब हम आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या है चीज़ें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आप देखिए, ये कुछ विशेष तथ्य हैं जो किताबों में इनके जो वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव इस गीत के रचनाकार थे, ये मैंने बताया, ये जानकारी मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ जानकारी है जो कई पेपर में पूछी गई है, जो मेरे पास संग्रह किया हुआ है, उनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इनको याद कर लेना, ये बहुत कम पुस्तकों में आपको मिलेगा, आप देख लेना सर्च करके, आपके पास में जो किताबें हैं उनमें ये जानकारी आपको बहुत कम किताबों में मिलेगी। ठीक है, तो ये जो मेरे पास में जो संग्रह किया हुआ है, जो चीज़ें हैं, वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये है मध्य प्रदेश असीम प्रेम और सम्मान का एहसास कराता मध्य प्रदेश का राजकीय गान। ठीक है, राजकीय गान है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010 में इस गीत को मध्य प्रदेश गान के रूप में अपनाया गया था। इस गीत के रचनाकार वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव है। ठीक है, अब महेश श्रीवास्तव जी ने रचना कर दी भैया इस गीत की। अब इस गीत वास्तव है ना, इस गीत को जो बोल दिए हैं, जो इनको जिसने गाया है, उनका नाम क्या है? तो इस गीत के गायक बॉलीवुड के युवा गीतकार संगीतकार शांतनु मुखर्जी, जिनको शान के नाम से जाना जाता है, और इसको लयबद्धता किसने दी है? सुनील झा ने प्रदान की है। ये आप शान की तस्वीर देख रहे होंगे, शांतनु मुखर्जी शान की, इनको आप कई रियलिटी शो में देख चुके होंगे इनके बारे में। तो ये आपको बहुत कम बुक में जानकारी मिलेगी, ये बहुत कम बुक में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश गान में प्रदेश की विभिन्न ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है ना, नदियाँ, किसकी कौन सी नदियाँ? नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा के बारे में, विंध्याचल। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बात की, खजुराहो के बारे में बात की, भीमबेटका के बारे में बात की, चित्रकूट के बारे में बात की, कृष्ण जो आपकी अमृतगढ़ जलकाम, उज्जैन, क्षिप्रा की बात की। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक धरोहर को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ चंबल, ताप्ती, बेतवा का भी उल्लेख है इसमें, साथ ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी, महाकाल मंदिर, खजुराहो, चित्रकूट, भीमबेटका और अमृतकूट तक का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये हमने मध्य प्रदेश गान के बारे में बेसिक कुछ तथ्य है वो हमने देखे। आगे आप देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति। अब हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे, मध्य प्रदेश किस इसके स्थान पर है, क्या है चीज़ें, वो देखेंगे। तो मध्य प्रदेश किसी भी स्थान की स्थिति अक्षांश, उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट है ना, और देशांतरीय स्थिति ये अक्षांश है ना। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार, ये अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है ना, 21 डिग्री ये अक्षांशीय स्थिति है। ठीक है, ये आगे आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से एवं के अक्षांशों के मध्य है।
एवं देशांतरीय स्थिति 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, तो ये आप मैप के माध्यम से देख रहे होंगे। ठीक है, ये इधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये रीवा, ये उत्तर में आपका भिंड मुरैना और ये बुरहानपुर इधर। ठीक है, तो ये इसके बारे में अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति के बारे में हमने देखा। अतः उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश भारत के समान ही अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ज्योग्राफी के तथ्यों के हिसाब से। तो ये हमने यहाँ पे देखा है कि मध्य प्रदेश अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से पूछता है कहाँ है तो उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी दृष्टि से पूछता है तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब आता है विशेष तथ्य। मध्य प्रदेश का देशांतर विस्तार अधिक होने के कारण प्रदेश के सर्वाधिक पूर्वी एवं सर्वाधिक पश्चिमी स्थान के मध्य 34 मिनट, ठीक है, 34 मिनट का अंतर है। मतलब आप देख रहे होंगे जो मध्य प्रदेश का हम ये जो हम अंतर की बात कर रहे हैं यहाँ पे 74 डिग्री यहाँ से और ये 82 एंड 48 मिनट है ना, इसके जो मध्य है मतलब रीवा से अलीराजपुर है ना, इसके मध्य कितने मिनट का अंतर है, 34 मिनट का अंतर है। ठीक है, अक्षांशों के आधार पर मध्य प्रदेश के अंतिम जिलों का निर्धारण किया गया है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है ना, ये कौन सा है, मुरैना। ठीक है, सर्वाधिक दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन सा आ जाएगा, बुरहानपुर। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आप देख रहे होंगे ये कौन सा है, मुरैना। ठीक है, ये ठीक है कौन सा है ये, अलीराजपुर। ठीक है, मुरैना, अलीराजपुर। और ये पूर्वी जिला है हमारा सिंगरौली। ठीक है, तो यही हमने इसमें लिखा है, उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला सर्वाधिक बुरहानपुर, सर्वाधिक पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सर्वाधिक पूर्वी जिला सिंगरौली। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य यहाँ पे किरार घाटी है। कौन सी घाटी भाई, किरार घाटी। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद का विषय है। अगर आप देखते होंगे तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसके आपको 2 फैक्ट या फिगर मिलते होंगे, 308 252, 308 245 है ना, ये 52 और ये 45। ठीक है, ये जो एक है 308 252। ठीक है, तो ये जो है 252 ये किरार घाटी को मिला के, और ये 245 है ये किरार घाटी को माइनस करके, इसके लिए ये हमने इसमें लिखा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पूर्वी जिला कौन सा, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है ना, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, किरार घाटी किसके मध्य विवाद है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विवाद है। अगर किरार घाटी को मिला लिया जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल होगा 3,08,252 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, और अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक का हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं, चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश का विस्तार। क्षेत्रफल की दृष्टि से
आते हैं हम बात क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, मध्य प्रदेश द्वितीय राज्य है। अब देखिए इसमें जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कब हुआ मध्य प्रदेश का गठन प्यारे विद्यार्थियों? 1 नवंबर, ठीक है, 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था, प्रथम स्थान आता था। लेकिन वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद मध्य प्रदेश अब दूसरे स्थान पे आता है, प्रथम स्थान पे राजस्थान का नंबर आता है। ठीक है, तो यही इसमें चर्चा की गई है, इसमें यही बताया गया है जो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, केवल आपको स्लाइड पर ही आधारित नहीं होना है, ये तो केवल एक सामान्य चीज़ें हैं। आपको जो मैं अन्य तथ्य बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखना है, उनको भी लिखना है आपको नोट्स में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का वर्तमान में द्वितीय स्थान है, गठन के समय प्रथम स्थान था। आज वर्तमान में प्रथम स्थान कौन का है? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, अब आता है इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है, मैप में दिख रहा होगा, ये दक्षिण है। यहाँ पे आपका कितना है? 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। ठीक है, अभी आपने देखा उत्तरी जिला कौन सा था? मुरैना। ठीक है, दक्षिणी जिला कौन सा था? बुरहानपुर, बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर। ठीक है, ये हो गया। अब ये है कि मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, ये पश्चिम, पूर्व पश्चिम। तो पूर्व और पश्चिम में 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 का वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं जो आपको सामान्यतः याद होगी चीज़ें, लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन होने के बाद भी कई गलतियाँ, छोटी छोटी त्रुटियाँ हो जाती है, इसके लिए ये सब चीज़ें बताना आवश्यक है। अब है अविभाजित मध्य प्रदेश का विस्तार। जय भाई, मध्य प्रदेश का जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, है ना, आप ये देख रहे होंगे, मैं मैप बना रहा हूँ, ये मैप देखिएगा मध्य प्रदेश कैसा था। अभी वर्तमान में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो किस प्रकार है? ये इस प्रकार है। अब अगर इसमें हम छत्तीसगढ़ को, अब हम छत्तीसगढ़ को ये मिला दें ऐसा नीचे से ऐसा, है ना, तो किस प्रकार से चीज़ें होगी उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये अलग अलग कलर से इसी के लिए बता रहा हूँ मैं कि आप अच्छे से समझे। विभाजन के पूर्वार्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण बस 2000, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन सा राज्य था? 26वां। इसके समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, एमपी के सीएम थे, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था जब कौन थे? दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह थे, है ना, इसके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम थे। अब आगे हम देख रहे हैं कि भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था 1956 से 2000 तक। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण, है ना। अब उत्तर से दक्षिण, अब ये उत्तर से ऐसा 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 अपन देखते हैं तो कितना था?
996 किलोमीटर। ठीक है, अभी कितना है? 605। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, अब पूर्व से पश्चिम ये कितना था? 1127 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। ठीक है, और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो ये आप देख रहे होंगे 4,43,441 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, ये हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं। अब आगे हम इसी की चर्चा आगे देखते हैं। आगे मध्य प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो अभी तक कुछ बेसिक जानकारी थी, ये पढ़ाना आवश्यक है, सभी किताबों में लिखा हुआ है चीज़ें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की शुरुआत इसी प्रकार से होती है पढ़ाने के लिए। ठीक है, वो प्रतीक चिन्ह से ऐसे ऐसे स्मृति पत्रों से हैं जिनका उपयोग वैधानिक तौर पर, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस का जो लोगो आएगा उसमें आप देख रहे होंगे अशोक स्तंभ चीज़ें, वो तो वैधानिक तौर पर विभिन्न अवसर पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की स्थापना से लेकर वर्तमान तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चिन्हों को राज्य के प्रतीक चिन्हों के रूप में मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब आते हैं हम मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अब है चिन्ह में, ये आपको राजकीय चिन्ह दिख रहा होगा सरकारी विभाग में और सभी जगह आपको दिख रहा होगा, सब चीज़ें जगह ये चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। ये जो आप देख रहे होंगे, आपको ये जो दिख रहा होगा बच्चों, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये जो है टोटल ये कितने हैं स्तूप? 24 स्तूप है। ये 24 आवर मतलब जो 24 घंटे दिन के होते हैं उसका प्रतीक के रूप में 24 स्तूप अंकित किए गए हैं। इसके बाद एक व्रत है। ये व्रत, जो व्रत दिख रहा होगा आपको, जो एक तरक्की और विकास की असीम संभावना का द्योतक है, तरक्की और विकास का असीम संभावना का द्योतक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां, गेहूं और धान की बालियां है ना अंकित है। केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राजकीय, यह सिंह की आकृति दिख रही होगी आपको, ये सिंह की आकृति दिख रही होगी, और ये बरगद का वृक्ष दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बात हुई है? धान की बालियां की बात हुई है, गेहूं की फसल, ये गेहूं की फसल और ये धान की बालियां, ये दो फसल है। बरगद का वृक्ष है, सिंह स्तंभ ये है, 24 स्तूप है, ये व्रत है। इन सभी चीज़ों की बात मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में की गई है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी। अब राजकीय पक्षी, ठीक है, तो राजकीय पक्षी आपको दिख रहा होगा कितना प्यारा पक्षी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको दूधराज बोलते हैं, शाह बुलबुल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर है ना। इसके अन्य नाम टिटेनी, महारेनी भी कहा जाता है ना। ये अन्य नाम है महारेनी। यह सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफ़ेद और काली कलंगी, ये जो इसकी कलंगी है इसके और लहराती सफ़ेद पूंछ, ये सफ़ेद पूंछ है इसकी से है। यह अपनी निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग बदल लेता है। तो ये हमारा राजकीय पक्षी है, क्या है? दूधराज और शाह बुलबुल। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की स्थापना की जो 25वें स्थापना दिवस था 1981 में इनको अपनाया गया था, पशु पक्षी और वृक्ष को। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है राजकीय पशु। ये आपको दिख रहा होगा, ये राजकीय पशु बारहसिंगा।
ठीक है। तो बारहसिंगा ये कौन सी जाति का है? बेडरी प्रजाति या जाति का है। बारहसिंगा को दलदल का मृग के नाम से भी जाना जाता है, जो हिरण की एक जाति है, जिसकी दुर्लभ प्रजाति के एकमात्र नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब आप ये बताओ कि कान्हा नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था और इसकी कब स्थापना की गई, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखता हूँ कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं, किनको ये जानकारी है। ठीक है, तो ये बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु। ठीक है, अब आगे आता है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प सफेद लिली, पहले पलाश था, लेकिन वर्तमान में हमारा राजकीय पुष्प जो है सफेद लिली है। सफेद लिली लिलियस फैमिली का एक मेंबर है, जो एक प्रकार का शाखीय पौधा है, जो आकृति और सुंदरता के कारण विश्व विख्यात है, जिसका तना काफी ऊंचा होता है, जिसका तना काफी ऊंचा होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा सफेद लीली। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सफेद लीली ये हमारा राजकीय राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प है। ठीक है, आगे हम देखते हैं राजकीय वृक्ष बरगद, जिनका अभी हमने जो प्रतीक चिन्ह था हमारा उसमें हमने चर्चा की थी। तो ये मोरेसी कुल का है। ये आपको बरगद का वृक्ष की फोटो दिख रही होगी, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनी गेलिसिस बेन गेलेसिस लेसिस है, जो हिंदू का एक पवित्र पूजनीय हिंदू जो धर्म है, हिंदू समुदाय है का एक पवित्र पूजनीय और औषधीय महत्व का एक महत्वपूर्ण पौधा है। ठीक है, ये क्या है? हमारा राजकीय वृक्ष बरगद। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारी राजकीय मछली, ये महासिर टोटोर है, और ये महासिर मछली को प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है। इसका वैज्ञानिक नाम टोटोर है। इसको आईयूसीएन ने वर्ष 2012 में संकटापन्न प्रजाति के रूप में इसको संकट है घोषित किया है। ये आपको दिख रही होगी महासिर मछली। ठीक है, ये चंबल में और गंगा नदी में भी पाई जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं राजकीय खेल मलखम। वर्ष 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। मलखम एक प्राचीन खेल विधा है, जिसमें मैदान के बीचों बीच खंभा गाड़कर प्रतियोगियों को खंभे के सहारे करतब दिखाना पड़ता है। खेल से किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर का व्यायाम होता है। वर्ष 2013 में घोषित किया गया था तथा राजकीय खेल मलखम अकादमी कहाँ पे है? उज्जैन में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने, और जो मलखम के खिलाड़ी हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश खेल विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको इसमें बताया है, ये आप देख रहे होंगे मलखम। ठीक है, राजकीय नाट्य, ये राजकीय नाट्य नाच है ना, मुख्यतः मालवा प्रांत का से संबंधित है, लेकिन इसको मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य बनाया है। इसकी प्रस्तुति एक उच्च और खुले मंच के रूप में की जाती है। ढोलक तथा सारंगी, ये ध्यान रखना, पूछ लेता है यहाँ से, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भाई किस वाद्य यंत्र के, तो ये ढोलक एवं सारंगी के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र मालवा अंचल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये माच है। अब आगे हम देखते हैं राजकीय नृत्य राई, ये बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है। कहाँ का? बुंदेलखंड का, जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जन्म विवाह के अवसर पर उचित कार्य हेतु होने पर राई का आयोजन किया जाता है। इसमें एक नर्तकी होती है जिसे बेड़नी कहा जाता है, जिसे बेड़नी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा राजकीय जो फसल है वो है सोयाबीन है ना, और मध्य प्रदेश सोया स्टेट भी बोला जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश,
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है वर्तमान में। सोयाबीन प्रमुख तिलस्मी फसलें भारत के लगभग, ये डाटा थोड़ा वो कर लेना, 48%, 48 था, उसको 80 कर दिया है। सोयाबीन का उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश राज्य में होता है। सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य होने का इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये सोयाबीन। ठीक है। अब अब आता है मध्य प्रदेश के राज्य की नदी, नर्मदा नदी, है ना। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से, अमरकंटक में, और जो समाप्त होती है वो कहाँ पे होती है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में होती है। ठीक है। इसको हम जब नदियाँ पढ़ेंगे तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, नर्मदा नदी के बारे में, चंबल नदी के बारे में, बेतवा नदी के बारे में। जितनी भी जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की और इनकी सहायक नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की, जो जैसे नर्मदा नदी है, इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं, तो कौन सी महत्वपूर्ण है, ताप्ती नदी, इनका सबका मध्य प्रदेश के विकास में क्या योगदान है उसको हम देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम देखते हैं। तो आज हमारा ये जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थियों को ये मेरा वीडियो कैसे लगा है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा है, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।